बताओ सर ये तू क्यों एंटर करा है? जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है। एक सेकंड चुप। हाँ हाँ जी बोलो अंकित। सर मैं कह रहा हूँ जो एक मिनट चुप दे दी। सर मैं कह रहा हूँ जैसे जो जो टेस्ट है ना हमारा वेंसडे को हो गया अब। हाँ हाँ हो गया सर तो उसमें जो कॉस्ट एक उसका जो चैप्टर है एक उसमें मिनट चुप हो जाओ जरा। हाँ बोल बोल बोल। हाँ जो उसमें चैप्टर है ना उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 लिखा हुआ है। यार वो ओवर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। अभी यही बात हो रही थी इनसे। उस एक मिनट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर मटेरियल्स। इधर ध्यान दे हमेशा। बहुत ही सिंपल चैप्टर, लेकिन इसका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल चैप्टर टू स्कोर मार्क्स और पास होने के लिए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बात क्या होगी पहले समझते। देखो आज से पढ़ेगा। चल ठीक फुल लाते हैं। तो बच्चों आप हम लोगों ने कॉस्ट शीट बना ली। कॉस्ट शीट में हमने देखा डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने देखा कि तीन एलिमेंट्स तो होते हैं हमारे डायरेक्ट। कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद हमारी होते ओवरहेड्स। वो ओवरहेड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है, इन सबको हम कॉमनली नोन एज ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स तीन जगहों के हो सकते हैं। वो फैक्ट्री के भी हो सकते हैं, वो ऑफिस के भी हो सकते हैं एंड वो सेलिंग के भी हो सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? यही था हमारा सारा कॉस्टिंग। जैसे हम पहले प्राइम कॉस्ट होती थी, यहां से पढ़ रहा हूं ना। हां यहीं से पढ़ना। हां तो पूछ लो ना, सही है ना। तो ये होता था। अब अगर अपने एक बार इंडेक्स पे आइए, जल्दी से एक बार इंडेक्स पे आइए बुक पे। तो अभी हमने क्या किया, अभी जो भी हमने किया दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस। अभी तक हमने तीन चैप्टर किए हैं। चैप्टर नंबर 1, उसके बाद हमने 7 एंड 12 किया। इन तीनों में हमने कॉस्ट शीट बनानी सीखी। अब इसमें से अभी तक हमने कोई चैप्टर नहीं किया। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो पहला सब जो मैं बोलने जा रहा हूं, पहली चीज कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल्स चैप्टर में, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल की कोई बात नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट लेबर पढ़ेंगे, उसको हम डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे, इनडायरेक्ट लेबर की कोई बात नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल की बात हम करेंगे ओवरहेड्स। समझ में आ गई बात? तो इनडायरेक्ट खर्चा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट वो सारे के सारे नोन एज ओवरहेड्स। तो ये चीज सबसे पहले अपने दिमाग में रखना कि चैप्टर का नाम मटेरियल्स है, लेकिन वो मटेरियल्स नहीं, हम डायरेक्ट मटेरियल्स की बात करें, जो ऐसे मटेरियल्स दैट इज दैट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या वो देखते हैं। हमें तीन टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर में। तीन टॉपिक्स, इसमें से हम आज एक टॉपिक करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या करना है। पहले ये देखिए, अभी मत लिखिए, अभी मैं सब लिखवा दूंगा आपको। सबसे पहले तो हमें निकालना सीखना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अंकित अगर कोई डाउट हो ना तो वो हैंड रेज करियो, आवाज नहीं आती फिर तेरा डाउट रह जाए। ठीक है सर। दूसरा जो हमें करना है वो क्या करना है, हमें अभी मत लिखो, स्टॉक फॉर्मूलाज। हमें स्टॉक फॉर्मूला सीखने बहुत ही इजी है। एंड तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ स्टोर्स लेजर। तो ये तीन चीजें हमें करनी है, ठीक है। अब पहले एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं ईओक्यू मैं आपको समझाता हूं। पहला हम आज ईओक्यू लिखेंगे। पहले चैप्टर का नाम लिखो मटेरियल्स, उसके नीचे लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक फॉर्मूलाज, प्रिपरेशन ऑफ स्टोर्स लेजर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लास्ट में तो इसको तो बड़ा है वो म्यूट कर भाई यार, म्यूट कर बताना चाहिए ना बुला रहे हैं चलता है। अरे किसी बच्चे को बोल देना ग्रुप पे मैसेज कर देगा अटेंडेंस ले ली। नहीं सर अटेंडेंस लगाएगा तो स्क्रीनशॉट करेगा ना, बस तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं क्या करना है 2 महीने से तो दी तो कभी भी एक बार में ले लेंगे, पिछले हमेशा और दूसरे एक महीने की और एक महीने की ले लो तो सारी मिल जाएगी पूरे एक महीने की दिए एक बार। और तो अब टेंशन होगी ना, पिछले मीटिंग लगेगी तो कभी ले सकती है, तो पिछले महीने की अब लगेगी, इस बार अब आजकल में कभी भी लग जाएगी, ले सकते हैं क्या ये तो इसकी तो कोई ना कोई बढ़ती सेटिंग होगी। ये तो वो तो सब है, इसी का है। एक तो ऑस्ट्रेलिया में है, एक दिल्ली में है, आपने बात की आपने सर दिल्ली में आई है वो। नहीं एक और सेटिंग कर रखी है, उस कॉलेज की भी अलग सेटिंग करता है। ये ऐसे साथ में बात भी करूंगा कि थोड़ा सा कुछ और दिमाग में था मैंने उसको सर पीसफुल माइंड। ओके हो गया। इधर आपको बोला था कि सर को बोल मैसेज करेंगे, वो तो मैंने नहीं मुझे पता है सब फर्स्ट दिन मेरे पास मैसेज आ जाते हैं यहां से। सर जब बुलाओ तो मुझे भी बुला लेना। स्टोर्स लेते देख, अब सबको दिखाई दे रहा है, इसको तो दिखाई दे रहा है, दिमाग ही नहीं है ना यहाँ पे, दिमाग तो मेरा और चल रहा है इसका।
ऑस्ट्रेलिया। सर रिकॉर्ड पे जा रहे हैं सर। वहाँ पे वो कौन सा वो होता है, वो सर्कल सा बैठूंगा वहाँ पे, कौन सा होता है वो? सिडनी ओपेरा हाउस। वहाँ बैठूंगा, वो म्यूजिकल फाउंटेन्स देखूंगा। सर हाँ जी अंकिल बोलो। सर मैं कह रहा हूँ सर रिकॉर्ड पे जा रहे हैं सर, जो बोल रहे हो सर। क्या? सर रिकॉर्ड पे जा रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया का बात है सर। अच्छा ये भी ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे। चलो हाँ आइए बच्चों, अब इसको समझते ये होता क्या। अब थोड़ा सा समझना। अच्छा अब प्लीज अभ्यास। मान लीजिए मैं एक फिनिश गुड बनाता हूँ एक साल में 10,000 यूनिट्स पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 यूनिट्स की मैं फिनिश गुड्स बनाता हूँ। और इस फिनिश गुड को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए, 1 यूनिट को बनाने के लिए, फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड 2 units of raw material are required. तो मेरा सवाल आपसे निमेश, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी हो जाएगी? 240,000 एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हमारी कितनी हो जाएगी? 240,000। हाँ 240,000, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1,20,000 into 2 2,40,000। रॉ मटेरियल ही है। रॉ मटेरियल, हाँ मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कोई और डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल एक ही चीज, डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल एक ही चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये साल की रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए आज 1 अप्रैल, ठीक है, मान लीजिए आज 1 अप्रैल, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है अपनी साल की रिक्वायरमेंट को भरने का। या तो मैं 1 अप्रैल को ही 2,40,000 यूनिट्स मंगवा के रखूं, या मैं क्या करूं महीने ही महीने मंगवाता रहूं, 2,40,000 पूरे साल लगेगी 20,000 मंगवाता रहूं। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 6 महीने की मंगवा ली 1,20,000 एक बारी में, या मैंने 3-3 महीने की मंगवा ली, क्वार्टरली, वो डिपेंड करेगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप जब चाहो जब मंगवा लोगे, आपके 2-3 कॉस्ट लगेगी। अगर आप जितनी बार मंगवाओगे उतनी बार आपकी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, फ्रेट लगेगी। अच्छा एक बार ही मंगवाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी, लेकिन दूसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रखने की कॉस्ट, उसको कहां संभाल के रखोगे, स्टोरेज कहां रखोगे, प्लस पेमेंट की कॉस्ट। अब आप एक साथ मंगवाया तो सारी पेमेंट भी एक साथ करनी पड़ेगी, तोड़ तोड़ के मंगवाओगे तो पेमेंट भी तोड़ तोड़ के करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन उठता है कि कितनी क्वांटिटी मंगवाई जाए कि उसके रखने की कॉस्ट, उसको परचेज करने की कॉस्ट, प्लस उसके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मान लो एक यूनिट 10 रुपए का, लेट अस अज्यूम एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 10 रुपए का, तो 2,40,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितने हो गए? 24 लाख। यस और नो? अब अगर मैं आज ही मंगवाता हूं सारे, तो मेरे तो आज के आज 24 लाख रुपए ब्लॉक हो गए, और इसका बेनिफिट मुझे पूरे साल तक मिलेगा। अगर मैं महीने के महीने मंगवाता तो एक महीने में कितना पैसा ब्लॉक होता? 20,000 into 10 2 लाख। मेरा कितने बच जाते? 22 लाख। 22 लाख तो मैं इन्वेस्ट कर सकता था, उसमें ब्याज मिलता मेरे को। तो ये देख 3 तरीके की कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल्स को मंगवाने में। परचेज कॉस्ट 24 लाख वाली, ठीक है। दूसरी रखने की कॉस्ट, स्टोरेज, मान लो मेरे पास एक स्टोरेज रूम है, वहां पे एसी भी लगाना पड़ता है, रॉ मटेरियल जिस तरीके का है, या मेरे को एक रेंट देनी पड़ती है गोडाउन वगैरह की, वो चीज हो गई, तो वो कॉस्ट। प्लस तीसरी कॉस्ट कौन सी होगी? उसको कैरी करने की। कैरी करने का मतलब क्या हुआ? मैंने मंगवा तो लिया, लेकिन वो मेरे को अगले साल तक यूज करनी है ना, तो कैरी कॉस्ट हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरा ब्याज जो मैंने लूज किया, या मेरे को और मान लीजिए उसको और कुछ और भी तरीके की कॉस्ट, उसको कैरी करने की कॉस्ट। तो 3 तरीके की कॉस्ट होती है किसी भी रॉ मटेरियल को मंगवाने की: परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। होल्ड करने की, यूज होना है 1 साल तक, मंगवा के रख लिया आज, तो उसको होल्ड करने की क्या कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट क्या है, गार्ड वगैरह की क्या कॉस्ट है, पिलफ्रेज, मान लो बड़ा लॉस भी हो जाता है, पिलफ्रेज कॉस्ट, वो सब भी तो आ जाएगा ना। आपने रॉ मटेरियल मंगवाना तो बहुत आसान है, स्टॉक करके रख लिया, लेकिन वो अगले साल तक यूज होएगा, तो उसको रखने की तो कॉस्ट है ना, उसको कैसे रखोगे उसको? मैं बताता हूं। 3 तरीके की कॉस्ट होती है। एक सबसे पहले तो कॉस्ट होती है मंगवाने की, परचेज कॉस्ट, और मतलब आपने जितने यूनिट्स मंगवाए उसके, ठीक है। दूसरी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें बेसिकली आ गया फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन। भाई जितनी बार मंगवाओगे उतनी बार आपको ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ेगी। आप Amazon से एक बार में 4 चीज मंगवाओ तब भी डिलीवरी चार्जेस एक ही बार लगते हैं, और 4 चीज अलग अलग मंगवाओ तब भी डिलीवरी चार्जेस। स्विगी से देख लीजिए, आपको पता ही है। तो ये हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। और तीसरी हो गई कैरिंग कॉस्ट, वो जो सामान आ गया उसको अपने स्टॉक भी तो करोगे, स्टॉक करने की कॉस्ट होगी। प्लस मान लो आपने सामान मंगवा दिया 24 लाख का, जो कि पूरे साल लगेगा, ठीक है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी तो आप मिस कर रहे हो ना। अगर वो पैसा आप 24 लाख आज ना देते वेंडर को, तो आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर देते, मान लो बैंक में ही डाल देते, तो वहां से 5% तो सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट मिल जाता है, वही चला गया आपका। फर्स्ट वाले में सिर्फ परचेज कॉस्ट आती है, जितने की यूनिट की कॉस्ट, आपका एक यूनिट कितने का है वो कॉस्ट आती है। हाँ, अब इसमें परचेज कॉस्ट के भी बड़े मतलब वो केसेस बन सकते हैं। वेंडर कह रहा है एक
ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट, ये सब इंस्पेक्शन कॉस्ट की वो बन जैसी कॉस्ट आपको आता है सामान पे, एक बंदा इंस्पेक्ट करता है, वो सब कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, परचेज में भी एक दो डिफरेंट बट हो सकते हैं। वेंडर कहता है जी एक साथ लोगे तो 2% का डिस्काउंट दूंगा, एक साथ नहीं लोगे तो डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो परचेज कॉस्ट भी अलग अलग हो सकती है। वैसे तो यूनिट है 10 रुपए का, लेकिन अगर एक साथ लोगे 2,40,000 यूनिट तो आपको पड़ेगा 8 रुपए का, तो फिर वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा परचेज कॉस्ट। समझ में आ गई? तो अब नाम से आपको समझ आ रहा है ईओक्यू। ईओक्यू का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये कह रहे हैं इस पर ये निकालना सीखेंगे कि 2,40,000 यूनिट्स में से कितने यूनिट्स का ऑर्डर दूं। 2,40,000 यूनिट्स में से कितने यूनिट्स का ऑर्डर दूं? 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, एक बारी में, कि मेरी ये तीनों कॉस्ट सबसे कम पड़े। ये तीनों कॉस्ट सबसे कम पड़े। मुझे 2,40,000 यूनिट्स पूरे साल में चाहिए। तो एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है जो कि ये बताएगा कि मान लो उस फॉर्मूले से आया 22,000 यूनिट्स का ऑर्डर दीजिए। तो अगर मैं 22,000 यूनिट्स का ऑर्डर देता हूं तो ये तीनों कॉस्ट का समेशन सबसे कम पड़ेगा। अगर मैं एक बारी में 22 से ज्यादा का ऑर्डर दूंगा तब भी ये ज्यादा पड़ेगा, और 22 से कम का ऑर्डर दूंगा तब भी ये कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आपको बार-बार प्लेस करना चाहिए, so that your purchase cost plus ordering cost plus carrying cost, that is total cost of inventory is minimum. Optimum order quantity. ठीक है, लेकिन सपोज में 2,40,000 मतलब आप कह रहे हो 1,20,000 यूनिट्स को साल में उसको बेचना है। 1,20,000 यूनिट फिनिश गुड्स के बेचते हैं। हां, तो लेकिन उसकी डिमांड ही उतनी हुई तो वो तो रॉ मटेरियल उस हिसाब से मंगवाएगा ना। तो ये तो नहीं, उस हिसाब से क्या, नहीं यही तो गलती आप कर रहे हो। उस हिसाब से नहीं मंगवाएगा ना, यही तो क्वेश्चन है। मेरे को ये पता है कि मेरी ये तो एस्टिमेट है, मेरे को पता है पूरे साल में मेरे को 1,20,000 रुपए का फिनिश गुड लगेगा। ठीक है, ठीक है, फिनिश गुड लगेगा, बिकेगा नहीं। इसके लिए मेरे को 2.5 लाख क्वांटिटी चाहिए, 2,40,000। यही तो डिसाइड करना है एक अप्रैल को कि कैसे मंगवाऊं। इसको पहले ही मंगवा के रख लो अपनी फैक्ट्री में एक बारी में, या महीने की महीने मंगवाऊं, यही तो डिसाइड करना है। यही तो क्वेश्चन है सर। वो 1,20,000 का सोए थोड़ी ना पता है कौन से महीने में कितना। नहीं, ये तो यार एस्टिमेट यार अप्रैल में। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। आप कह रहे हो तो फिर तो ये भी नहीं पता कि 1,20,000 लगेगा। नहीं, अगर उसने ये एस्टिमेट कर लिया कि 1,20,000 कैसे किया एस्टिमेट? आप बोल रहे हो ना, वो ऐसे भी किया जाता है। अप्रैल में 10,000 यूनिट्स, यही तो एस्टिमेट होता है। तो एक हर महीने लगा लो 10,000 यूनिट। ये उसने एस्टिमेट किया कि हर महीने 10,000 बेचूंगा, तो 1,20,000 यूनिट्स में फिनिश गुड बिकेगा। ये तो ना अप्रैल में उसने मंगवा लो 10,000 या, लेकिन उसके बिकने 6-12 सही है। एस्टिमेट सब कुछ कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, सब कुछ एस्टिमेशन में चल रहा है कॉस्टिंग में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर तो अगर मैं एस्टिमेट ही नहीं कर सकता, हां आपकी बात ठीक है, मैंने एस्टिमेट किया 10,000 बिकेंगे, मान लो 8,000 बिके, मान लो 12,000 बिके, तो कॉस्टिंग, यही तो कॉस्टिंग लिमिटेशंस है। इट इज नॉट अ फुल प्रूफ थिंग। आपकी सब कुछ डिपेंड करता है एस्टिमेट्स पे। एस्टिमेट जितने एक्यूरेट है उसी के हिसाब से मतलब ईओक्यू में ये तीनों का मतलब पैसे सबडिविजन देखते हैं। एक देखो वो मतलब ये हम ये देखते हैं, एक सेकंड अंकित, कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें हां ये मिनिमम मिनिमाइजेशन। आपका डाउट मेरे को समझ आ गया। आप ये कह रहे हो कि सर उसने एस्टिमेट किया 1 अप्रैल को कि 10,000 यूनिट्स बिकेंगे अप्रैल मई जून में, लेकिन ज्यादा भी बिक सकते हैं, कम भी बिक सकते हैं, तो वो क्या करेगा? तो सर ये देखो, अगर तो आपकी प्लानिंग ठीक थी तो उसके बाद डिफरेंस आएगा सिर्फ अनफोर्सिंग रीजन से। अगर प्लानिंग एक्यूरेट है तो डिफरेंस आएगा सिर्फ अनफोर्सिंग मतलब जैसे कोरोना हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गया, हमारे हाथ में नहीं है, तो उस पर तो सबकी प्लानिंग फेल हो। अगर आपकी प्लानिंग ही डिफेक्टिव है तो फिर तो आप गलत काम करो ना। हम तो ये मान के चलते हैं पूरी इसमें अकाउंटिंग में कि हमारी प्लानिंग बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत कम वेरिएशन होती है इसमें, ये हमारी पहली असम्पशन होती है, या उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो फिर कुछ भी नहीं प्लान कर सकता। एक बात बताओ, मैं मान लो मैं 1 अप्रैल मेरा नया बैच शुरू होने वाला है बीएसटी का, अब मेरे को क्या पता मैं कितनी बुक्स प्रिंट करा लूं, तो एक एस्टिमेट तो है ही ना, क्या पिछले सालों का ट्रेंड देख लो, इतने बच्चे पहले आते हैं फिर इतने आते हैं, तो इतनी बुक प्रिंट होगी 5-10% ऊपर नीचे, ये ट्रेंड। अगर मैं बिल्कुल ही अपना छोड़ दूं, नहीं जब बच्चा आएगा तभी देखा जाएगा, फिर कैसे पता करेगा काम? तो ये सब तो यार एस्टिमेट्स पे डिपेंड है, और हम ये मान के चलते हैं कि एक एस्टिमेट एक्यूरेट एक कंपनी करती है, कर सकती है, ये मान के चलते हैं। हां जी अंकित बोलिए, कुछ डाउट है पंकज? हो गई, यही डाउट था सर। ओके, तो अब देखिए ये से यही डाउट था, हो गया। अब हम देखते हैं, अभी कुछ मत लिखना है, मैंने डिक्टेट करा होगा, अभी रुक जाओ, ये सब मेरे को डिक्टेट करा। अभी हम ईओक्यू का फार्मूला निकालते हैं कि ईओक्यू जिस बंदे ने दिया उसने क्या फार्मूला डिराइव किया कि एक बारी में आपको कितने यूनिट्स मंगवाने चाहिए, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। ओके, तो उसने बोला ईओक्यू निकालने का फार्मूला होता है 2AO अपॉन C। अभी मत लिखना, द अंडर वेयर A क्या है? Annual requirement of raw materials, annual requirement of raw materials, और ये हमेशा यूनिट्स।
या तो ये क्वेश्चन में दे रखा होगा या निकालने का कोई ना कोई तरीका दे रखा होगा। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जैसे हमारे स्विगी वगैरह वाले क्या कहते हैं कि ऑर्डर करने में 50 रुपए की आपकी डिलीवरी चार्जेस लगेंगे या जो भी वो कहते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे, वो हो गए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। 50 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वही है, बस यहाँ पे 50 आ जाए। ठीक है, ओके। अब सी आ जाओ। सी क्या है? सी इज कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मतलब क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि एक यूनिट को रखने की, अपने गोडाउन में रखने की, एक यूनिट को मेरे को कितना कॉस्ट लगती है, एक यूनिट को अपने गोडाउन में स्टोर करने की मेरे को कितनी कॉस्ट लगती है, उसका इंटरेस्ट कितना मैं लूज कर रहा हूं उस एक यूनिट पे, या फिर मैं उस एक यूनिट की कितना मैं उसकी एक यूनिट की रेंट दे रहा हूं। इस तरीके की हमने कॉस्ट निकालते हैं कि एक यूनिट को स्टोर करने की मेरे को क्या कॉस्ट लगती है। पर यूनिट होना चाहिए ये। अगर ये पर यूनिट नहीं है तो पर यूनिट करो, मान लो आपको पूरा दे रखा है, एनुअल दे रखा है, डिवाइड बाय द यूनिट। दूसरा पर एनम होना चाहिए। अगर ये पर एनम नहीं है, मंथली है, अगर ये मंथली है तो आप इनटू 12 भी करोगे इसको। ये बात समझ में आ गई? पर एनम, ठीक है, पर यूनिट पर। ये हमेशा पूरे साल का नहीं होता, नहीं ईओक्यू साल का नहीं होता। ईओक्यू होता है कि कितनी यूनिट की क्वांटिटी देनी है। एक बार उतनी यूनिट की क्वांटिटी दोगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर क्वांटिटी उसको ऑर्डर दोगे, एक बारी की ऑर्डर कितना देना है। अब वो साल में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यूनिट्स पे। यस, एनुअल रिक्वायरमेंट 2,40,000। जैसे हमारा 2,40,000, मान लो हर बार ऑर्डर करने के 500 रुपए लगते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। और सी आगे मान लो 10 रुपए की कैरिंग कॉस्ट है एक यूनिट को रखने की, तो वो सी आपको दे देगा एक यूनिट को रखने की 1 साल के लिए, एक साल। एक यूनिट अगर आपकी उसमें गोडाउन में पड़ा हुआ है, 1 तारीख को परचेज किया, 1 अप्रैल को, और अगले 31 मार्च तक वो यूज नहीं होगा, तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपके ऊपर, कितना उसका खर्चा पड़ेगा। वो नहीं खरीदते अगर आप, तो आप कितना पैसा बचा सकते हैं, ये नहीं ठीक है। जैसे मान लो मतलब टाइम हो गया, टाइम के पैसे। हाँ, टाइम के पैसे, एग्जैक्टली टाइम के मनी, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक यूनिट 10 रुपए का, ठीक है, अगर तू 10 रुपए का नहीं खरीदता तो उस 10 रुपए का इन्वेस्ट करता, उसमें क्या ब्याज आता है। एक तो ये चीज होगी, टाइम का पैसा। दूसरा उसका रेंट क्या है, हमने एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रेंट देख लिया, ये सब कॉस्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? इससे हमारा निकला ईओक्यू। ये आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, ए ये आपको दे रखा होगा, ये तो दे ही रखा होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमेशा दे, क्योंकि ए दे रखा होगा या आप निकाल सकते हो कुछ ना। सी की बात करते हैं, सी भी आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा, लेकिन जो कैरिंग कॉस्ट है वो दो तरीकों से, 1 मिनट रखता है, आप लोग लग के चलते हो डाउट को। हाँ जी, सर मैं कह डाउट रहा हूँ पूछो। जो आपने सर आप जैसे कह रहे हो ना ईओक्यू साल में 4 से 5 बार भी हो सकता है हो सकता है सर, तो इसमें जो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है, जैसे एक बार हमने ईओक्यू निकाला, दूसरी बार भी निकाला, तब भी नहीं एनुअल निकाल, रिक्वायरमेंट दूसरी नहीं बार क्यों रहेगी। निकालना है? ईओक्यू का मतलब है जैसे मान लो 2,40,000 तेरी रिक्वायरमेंट है, तेरा ईओक्यू आया 20,000, इसका मतलब तूने 20,000 का ऑर्डर किया, सामान आ गया 20,000, फिर 20,000 यूनिट खत्म हुए, फिर 20,000 का ऑर्डर दो, फिर 20,000 का सामान आ जाएगा, फिर ईओक्यू निकलेगा तो एक ही बार ना। नहीं सर, हर ऑर्डर में तो अलग अलग निकलेगा ना। नहीं, हर ऑर्डर पे अलग अलग नहीं निकालना। एक बार हमने डिसाइड किया है, हर बार ऑर्डर पे अलग अलग कैसे निकालेगा। हमने ये डिसाइड किया कि 2,40,000 यूनिट्स हमें पूरे साल के चाहिए, हमें पूरे साल में 20-20 हजार करके वो मंगवाने हैं। दैट इज ईओक्यू, कि 20-20 हजार करके हम उसको मंगवाते रहेंगे। 20,000 का ऑर्डर किया, आ गया, वो खत्म हुआ, फिर 20,000 का ऑर्डर किया, वो आ गया, फिर वो खत्म हुआ, फिर 20,000 का ऑर्डर किया, फिर वो आ गया। वो नेक्स्ट कांस्टेंट ईओक्यू रहता है नेक्स्ट ईयर निकालेंगे। सर, तो वो कांस्टेंट रहेगा, एक बार हम ईओक्यू कांस्टेंट निकाल। रहेगा, पूरे साल कांस्टेंट रहेगा, जब तक रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होती, ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होती, कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहेगा एक साल के लिए। ठीक है सर। ओके, अब देखो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। मैंने कहा ये दोनों तो आपको पता ही है। जो कैरिंग कॉस्ट है वो दो तरीकों से हम निकाल दे रखी हुई क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा दे रखा होगा कितना रुपीस पर यूनिट पर एनम, ये दे रखा होगा, मतलब रुपीस 10 पर यूनिट पर एनम दे रखा है, तो बात ही खत्म हुई। सीधा सीधा डिनोमिनेटर में 10 डालना है। अगर यहाँ पे पर मंथ है वो इनटू 12 कर देना, वो भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि पर मंथ है तो उसको पर एनम बना देना। अब दिक्कत क्या आती है, कभी कभी ना ये परसेंटेज टर्म्स में दे रखा होता है कि एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट है 20%। अब क्वेश्चन उठता है सर 20% किसका 20%, सॉरी लिखा होगा 20% ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ भी लिखो, दिमाग ही नहीं लगा, बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिखी होगी वहां पे, 20% ऑफ एवरेज इन्वेंटरी एंड ये वो, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ एक चीज देखना, अगर आपको कभी परसेंटेज में दे रखी है कैरिंग कॉस्ट, तो आपको एक इंफॉर्मेशन हमेशा दे रखी होगी कि एक यूनिट की रॉ मटेरियल के एक यूनिट की यूनिट कॉस्ट कितनी है, जो कि मेरे एग्जांपल में थी 10 रुपए।
मैंने अभी बोली थी ना 1 यूनिट को खरीदने की कॉस्ट 10 रुपए, अभी बोली थी ना, तभी तो 24 लाख हुआ था। आंटी को ना याद आया तो नहीं याद है। हाँ क्या नहीं लिखना तो है नहीं, बता तो रहा था कि 2,40,000 यूनिट से 1 यूनिट। हाँ नहीं वो नहीं, 1 यूनिट 10 रुपए का है, तो 10 रुपए का 20% है। ये 20% किसका माना जाएगा हमेशा, ये 20% माना जाएगा ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो अगर आपको 20% दे रखा है, दैट इज 10 रुपए का 20% दो। सर बोर्ड नहीं दिख रहा सर। इनटू 12, ये तो पर एनम ही होता है ना, परसेंटेज पर एनम ही होती है ना। सर 20% पर यूनिट पर एनम पहले से दे रखी है। अगर लिखो 2% पर यूनिट पर मंथ, अगर लिखो तो इनटू 12, अदरवाइज assumption होती है परसेंटेज हमेशा एनुअल कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट ये इसमें तो कुछ टाइम नहीं, 1 यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपए, 20% मल्टीप्लाई किया, कैरी कॉस्ट आ गई 2 रुपए। ठीक है, सिंपल है। अगर लिखा है कि परसेंटेज इज 2% पर मंथ, तो इनटू 12 करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, एनम ही होती है। परसेंटेज निकालने के बाद ही दोबारा करें। हां, तो एक ही चीज है, कैसे कर ले, पहले कर ले, बाद में कर ले, एक बार डायरेक्ट दे रखा होगा या यूनिट डायरेक्ट दे रखा होगा तब तो कुछ नहीं है, सीधा सीधे डिनोमिनेटर में डाल दो, पर मंथ है तो इनटू 12 करके डाल दो। अमाउंट, क्योंकि नीचे अमाउंट आता है, ठीक है, अमाउंट ये परसेंटेज है, तो उसको अमाउंट निकालने के लिए किसका परसेंटेज है, यूनिट कॉस्ट, वो दे रखा है यूनिट कॉस्ट। और हो सकता है इसमें ना दे रखा हो, इसमें तो हमेशा दे रखा होगा यूनिट कॉस्ट। हां जी अंकित बोलो। सर मैं कह रहा हूँ सर बोर्ड नहीं दिख रहा सर आपका। क्या बोर्ड सर क्लियर आधा दिख रहा है आपका बोर्ड। आधा? एक मिनट, कहां? एक तो मिनट, जो इधर आपने का left नहीं दिख में रहा ना, लिखा इस साइड का। यस सर। और सर वॉइस भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है यार अब सही है, थोड़ा आगे कर लिया मैंने, अब दिख रहा है वैसे? नहीं सर, लेफ्ट वाला नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? लेफ्ट वाली चीज नहीं दिख रही सर, जो आपने लेफ्ट पे लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, लेफ्ट वाली नहीं दिख रही ना, लेफ्ट वाली ये देख। ट्राइपॉड मेरा अब चुप है, चलो ऐसा करो, 1 मिनट में पता कोई स्टूडेंट आया है, मैं उसको जरा बता रहा हूं, 1 मिनट। चल तू जितना एक बच्चा ना फोटो खींच के डाल दो उसकी ग्रुप पे, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आप लोग जल्दी
अच्छा चलिए अब जल्दी से एक बार सर। ईओक्यू की छोटी सी हेडिंग लिख लो और डेफिनेशन सर छोटी सी डेफिनेशन लिख लो ईओक्यू की। आपने ये तो लिख लिया ना सारा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द, हाँ जी अंकित बोलिए। सर जो आपने लास्ट में समझाया था समझ नहीं आया था, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। कैरिंग कॉस्ट वाला यस सर। मैंने ये बोला था कि एनुअल डिमांड तो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी या आप निकाल लोगे किसी ना किसी तरीके से, आपको वो हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा। बचा क्या सी, सी दो तरीकों से क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है, या तो वो दे रखा है रुपीस की फॉर्म में, इतना रुपीस पर यूनिट पर एनम, या इतना रुपीस पर यूनिट पर मंथ, तो आप उसको लिख सकते हो इंटू 12 करके पर एनम। तो एक तो यहाँ पे ये हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है कि सी जो है वो परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्रेस हो, कि जैसे ऐसे लिखो कैरिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ एवरेज इन्वेंटरी या ऑफ द यूनिट्स हेल्ड, कुछ भी लिखो, परसेंटेज क्या लिखी है वो देख ले। 10% लिखा है, उसके बाद देख क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा एक रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट पड़ती है तुम्हें, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, कुछ भी वो दे रखा होगा। तो वो जो परसेंटेज है उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे मान ले एक यूनिट की कॉस्ट 50 रुपीस है और तेरी सी है 10%, तो तेरा सी रुपीस में क्या हो जाएगा, 50 into 10% 5 रुपीस। फिर तो इसका मतलब जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो परचेज कॉस्ट है। परचेज कॉस्ट, बिल्कुल, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज परचेज कॉस्ट। ठीक है सर। ओके चलिए जल्दी से लिखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ऑप्टिमल क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, optimal quantity of raw materials to be ordered, optimal quantity of raw materials to be ordered that will result in minimizing the total cost of inventory, that will result in minimizing the total cost of inventory which constitutes purchase cost, ordering cost and carrying cost, which constitutes purchase cost, ordering cost and carrying cost. चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, टोटल हमने ईओक्यू निकालना सीख लिया, अभी कुछ मत लिखना, याद रखना तीन चीजें आती है टोटल कॉस्ट में, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, मैंने कहा कि पूरे साल में, ये पूरे साल की निकलती है, पूरे साल में हमने कितने यूनिट्स ऑर्डर किए। सर बोर्ड नहीं दिख रहा सर। हाँ जी क्या कह रहे हो, बोर्ड की प्लेसमेंट ठीक नहीं है सर, दिखनी आधा बोर्ड दिख रहा है आपका। एक मिनट अभी दिखेगा, देखो आई थिंक लग रहा है आपने जूम इन किया हुआ है सर। नहीं दिख रहा क्या, तो देखिए तुम चलाइए उसको, कहां से तक दिख रहा है मेरे को दिखाइए एक बार। देख लो कि किसी ने पीछे वीडियो कॉल ना कर रहा हो। नहीं मेरे को दिखा दो ना, लॉगिन कर रखा है ना, मेरे को यही बात दिख रहा है वो। सर एक्सट्रीम राइट वाला नहीं दिख रहा। अब दिख तो रहा है, नहीं सर एक्सट्रीम राइट वाला। हाँ बोल। फिर जो आपने लास्ट में क्या लिखा एक मिनट, हाँ जो पीसी प्लस ओसी प्लस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है। अच्छा मैं इसको थोड़ा छोटा, ठीक है। यस सर। अब देखो मैंने पूरे साल में कितने यूनिट्स मंगवाए, परचेज कॉस्ट मैंने कितने मंगवाए, एक, इतने मंगवाए ना पूरे साल में। एक यूनिट की कॉस्ट क्या है अभी बताइए आपको, जो भी दे रखी होगी यूनिट कॉस्ट, तो पूरे साल में ये पड़ जाएगी मेरी परचेज कॉस्ट। ये क्या है, एनुअल डिमांड, अच्छा है ना, डिमांड इन यूनिट्स, डिमांड इन यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट, मतलब जो आंसर आएगा वो यूनिट्स में आएगा। हाँ यूनिट्स में आएगा, ईओक्यू इज ऑलवेज इन यूनिट्स, इतने यूनिट्स का ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, यस। वो तो टोटल कॉस्ट वही तो निकाल रहे हैं, ये आ गया टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, पूरे साल में इन्वेंटरी की मंगवाने की कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कितने यूनिट्स मंगवाए, एक, कितने के मंगवाए, ये समझ में आ गई परचेज कॉस्ट, सिंपल देखो, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, डिपेंड करेगा कितने ऑर्डर दोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पूरे साल में मुझे ए चाहिए, ठीक है, और एक बार में ऑर्डर दे रहा हूं ईओक्यू का,
यस और नो? मान लो 2,40,000 टोटल है और ईओक्यू है 20,000 का, तो इसका मतलब एक बारी में 20,000 का ऑर्डर दे दूं? यस और नो? तो इसका मतलब कितने ऑर्डर दूंगा? 12 साल में। 1,20,000 क्वांटिटी टोटल चाहिए साल में, एक बारी में 20,000 का ऑर्डर दे दूं। 12 बार देना पड़ेगा। कैसे निकाला? A डिवाइडेड बाय ईओक्यू, ये तो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हां ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए? अरे इसमें रिवर्स कैलकुलेशन चल रही है। कुछ रिवर्स नहीं चल रहा, सिंपल से समझो। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? पूरे साल में कितनी कॉस्ट लगी ऑर्डरिंग की? तो पहले ये तो निकालना पड़ेगा कितने ऑर्डर दिए। अब मुझे बता ऑर्डर कितने दिए? अगर टोटल एक साल में 2,40,000 यूनिट्स चाहिए, एक बारी में 20,000 यूनिट मंगवाते हो तो पूरे ऑर्डर कितने दोगे आप? बता रहे कैसे निकालना? 12 महीने क्या 12 महीने? अच्छा तू छोड़, इसको चेंज कर, इसको चेंज कर, इसको चेंज कर। तेरा मैं समझ गया, इसको ले ले 80,000। अब बता, अब बता 3 बार कैसे निकाला? 240 रहेगा 80। यही किया ना, तो मैंने तो ये लिखा है A 240 डिवाइड बाय ईओक्यू। हम ठीक है, क्वार्टरली मंगा रहे हैं, ठीक है। हां क्वार्टरली छोड़ देना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात कर। तो नंबर 4 की हुई 3 बार मंगवाए ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात कर, मुझे क्वार्टरली वगैरह मत बोल। तेरा जो दिमाग में क्वार्टर ऑफ ओवर भी चल रहा है ना, चलिए तो ये कितना हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स? ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए। और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लो 50 रुपए की है, तो 3 बार की 30 3 into 50 150 रुपए की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। तो ये हो गए नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये हो गई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये समझ में आया बच्चों? चलिए वो क्या है? अब यार अभी तो निकाला था ईओक्यू वाले फॉर्मूले से, AO upon C। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। हां जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3 है, एक बार ये ऑर्डर करने की कॉस्ट 50 रुपए, तो 3 बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 150 रुपए। ये तो कांस्टेंट रहेगा ना? ये तो हमेशा कांस्टेंट है, वो तो हमेशा कांस्टेंट है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है जी, ये समझ आ गया, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ सी में कि उन यूनिट्स को, जैसे मान लो 80,000 यूनिट्स मंगवाए, तो उनको स्टोर करने की कितनी कॉस्ट पड़ती है? यस तो एक अगेन एक assumption लेते हैं कि जितने भी हम यूनिट्स मंगवाते हैं ना, वो हमारे ये assumption है कॉस्टिंग की, वो हमारे पास 2 बारी में आएगी। ये हम मान के चलते हैं 2 बारी, तो मतलब हम 50% अपने पास एक बारी में 50% रखते हैं स्टॉक। चाहे ऑर्डर 10,000 का दोगे तो 5-5 रखोगे, 20 का दोगे तो 10-10 रखोगे। ये एक इनहेरेंट assumption होती है कि जितना भी ऑर्डर आपने ऑर्डर किया उसका एक बारी में आपके गोडाउन में 50% होगा, फिर आप 50% आएगा। ये ईओक्यू है, जितना जितने का भी ऑर्डर किया, चाहे 5,000 का किया, चाहे 2.5 लाख का यूनिट्स का किया है, कितने का भी किया है, आप एक बारी में अपने पास कितना रखोगे? 2 लाख टोटल में ईओक्यू जितने का ऑर्डर किया, जितने का ऑर्डर किया। अगर 80,000 का ऑर्डर करें तो मतलब 40,000 क्या हुआ? 40,000 हमारे स्टॉक में, हमारे गोडाउन में मिलेगा, बाकी 40 आएगा, फिर आएगा। मतलब ये हम मान के चलते हैं कि 2 बारी में आता है सब कुछ, ये हमारी इनहेरेंट assumption। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक बारी में मेरा पैसा कितना लगा हुआ है? मेरा पैसा लगा हुआ है ईओक्यू बाय 2, क्योंकि मेरे पास इतना ही रखा हुआ है एक बारी में। चाहे ऑर्डर 40 का किया तो 20,000 रखा हुआ है, 80 का किया तो 40,000 रखा हुआ है, 1 लाख का किया तो 50,000 रखा हुआ है। तो एक बारी में मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? ईओक्यू बाय 2। ये 2 ही होएगा, कभी 3 4 नहीं हो सकता, ये assumption है। ठीक है, अब मान लो 80,000 है तो एक बारी में 40,000 यूनिट पड़ेंगे। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या था? एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट, तो इनटू सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट पर भाई निकाल लिया 40,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, निकाल लिया 40,000 पड़ा हुआ है, तो एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट 5 रुपए है, तो 40,000 को कैरी करने की कॉस्ट कितनी? कैरी मतलब रखने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, होल्ड करने की कॉस्ट। यस तो ये इनटू ओ इनटू सी क्यों कर रहे हैं सर? इनटू ओ कहां की है? नहीं मतलब पिछले वाले में से इनटू ओ किया है सर बड़ा ही सिंपल है ना, टोटल ये वो तो हमने निकाल लिया, 1 मिनट, वो तो हमने निकाल लिया कि कितने का यूनिट को ऑर्डर देना चाहिए। ठीक है, अब बात तो साल की हो रही है ना। अब मेरे को देखना है कि साल में, यही तो चेक करना है कि साल में, मान लो तू फाइनेंशियल मैनेजर है उसी कंपनी का और मैं हूं परचेज मैनेजर, तू कह रहा है कि सर 2,40,000 यूनिट चाहिए, ऐसा करते हैं 1,20,000 2 बारी में मंगवाते हैं, काम ही खत्म। तो मैं कहूंगा भाई पहले तू अपनी कॉस्ट निकाल के बता, देखो टोटल कितने की लगेगी पूरे साल में, 1,20,000 करके तो 2 बारी सामान मंगवाएगा, तो दोनों बारी का मतलब टोटल में बता, मंगवाने की कॉस्ट, रखने की कॉस्ट और परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट तू बता, तो तू निकालेगा। फिर मैं कहता हूं कि नहीं तू गलत, मेरे हिसाब से एक बारी में 30,000 यूनिट्स आने चाहिए, ये मैंने अपनी कैलकुलेशन की, तो मैं अपनी कॉस्ट निकालूंगा ऐसे जाएगी, जिसकी कम होगी वो उसका ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आई? अब सुन, तू 1,20,000 मंगवा रहा है साल, एक बारी में, साल में आने 2.5 लाख ही है, 2,40,000 ही है, तो तू 2 बार ऑर्डर देगा, तो तेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट तेरी कितनी पड़ गई? 100 रुपए।
एक बारी के 50 रुपए और एक बारी के 50 रुपए। 100 कैसे? मैंने कहा 50, लेट अस अज्यूम 50 रुपीस का ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, तूने 2 बार ऑर्डर दिया तो 50 50 100। मैंने कहा कि मैं 30,000 मंगवाऊंगा एक बार, तो 2,40,000 बाय 30 मेरे को कितना ऑर्डर देना पड़ेगा? 8। 50 से मल्टीप्लाई करो पर ऑर्डर, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 400। ईओक्यू अपना सी कैरिंग कॉस्ट निकाल, 1,20,000 बाय 2 और इनटू जो भी 5 रुपए 10 रुपए जो भी था वो मैं भी निकालूंगा। ये इसलिए मल्टीप्लाई कर, क्योंकि निकालना तो टोटल है ना, साल का निकालना ना। ऑर्डर आपने जो ईओक्यू निकाला वो तो एक बारी के यूनिट्स आते हैं ना, तो हमें निकालना तो साल का है, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। हमें टोटल कॉस्ट निकालना। यस भाई, तेरा कंपेयर कैसे करे? तू कह रहा है 1,20,000 मंगवाओ, मैं कह रहा हूं 30,000 मंगवाओ, कंपेयर कैसे करे? कंपेयर तो कुछ बेस तो होना चाहिए। तेरे मंगवाने पे इतनी टोटल कॉस्ट पड़ रही है, मेरे मंगवाने पे इतनी कॉस्ट पड़ रही है, अब टोटल कॉस्ट देखो जिसकी कम है वो। ये कह रहा है कि 40,000 मंगवाओ, तो हम तो चारों का निकाल देंगे टोटल कॉस्ट, जिसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी वो है, और वही हमारा ईओक्यू। तो मेन हमें टोटल कॉस्ट ही निकालनी तो है। हर के बाद टोटल कॉस्ट निकालनी है। हां जी सर, अब टोटल कॉस्ट हो गया एक यूनिट। टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट हो गया सारे यूनिट्स को मंगवाने की, रखने की, संभालने की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ ऑल यूनिट्स। ऑल यूनिट, तभी तो 2.5 लाख से मल्टीप्लाई 2,40,000 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो देखा 2,40,000 मंगवाने के लिए कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, कितनी कॉस्ट पड़ेगी। 2,40,000 रखने के लिए कितनी कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी। तो मतलब वो बंदा टोटल कॉस्ट से ज्यादा बेचेगा। टोटल कॉस्ट से ज्यादा, हां ऑब्वियसली, ये तो सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट है। डायरेक्ट अपना मार्जिन मांग के बेच देगा। क्यों बेच रहा है? अरे ये तो कॉस्ट शीट में जो मटेरियल सीखा निकालना सीखा है, ये पूरी वर्किंग है पीछे, हमें जो निकाल के देते थे मटेरियल की कॉस्ट, ये पूरी वर्किंग है मटेरियल्स की कॉस्ट कैसे निकली हुई है। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल डाल दिया, ऐसे आती है मटेरियल। ये ए और सी तो होगी ना, तो ईओक्यू निकालना है ना। एग्जैक्ट, ए एनुअल डिमांड, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी कैरिंग कॉस्ट। सर क्या कहते हैं इसमें ईओक्यू बाय 2 करें होल्डिंग कॉस्ट। मैंने अभी बताया सर आपको, ये एक असम्पशन है कि मान लो आपने 2 लाख का ऑर्डर दिया, एक बारी में 1 लाख का ऑर्डर दिया, तो हम ये मान के चलते हैं, बड़ी एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि आप पेमेंट भी हाफ एंड हाफ करोगे, ठीक है, और सामान पे आपके पास हाफ एंड हाफ आएगा। ये एक हमारा असम्पशन है। चाहे आप किसी भी चीज को ऑर्डर चाहे 5,000 का करो तो 2500 करके आएगा, चाहे आप 10 लाख का करो तो 5 लाख का एक तो 2.5 लाख आएगा, 2 बारी में आएगा। मतलब ये कहते हैं कि जैसे आप मेरे वेंडर हो, मैंने आपको ऑर्डर दिया 40,000 का यहाँ सामान भेजना, मैंने देखो ऑर्डर 40 का दिया, लेकिन तू 40 नहीं भेजेगा मेरे पास, तू 40 को तू ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एक बार लगाएगा, फ्रेट भी एक बार लगाएगा, लेकिन तू कहेगा 40,000 का मैं सिर्फ 20,000 भिजवा रहा हूँ, फिर 20,000 थोड़ा रुक के भिजवा। ऐसी ये एक असम्पशन होती है कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एक नहीं, वो चेंज भी नहीं होगी, और इसका मैंने ऑर्डर एक ही प्लेस किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही लगेगी मेरी, लेकिन ये मान के चलते हैं कि हम 2 बार आएगा, पेमेंट भी मैं देखो 2 बार में करूंगा, दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, नॉर्मल कल्चर इन प्रैक्टिस, ऐसा चलता है। तो ये हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्यों निकाले सर एक बात बता, मैंने बोला, तूने बोला सर 2.5 लाख मंगवाने के, 2.5 लाख में बार-बार बोल रहा हूं, 2,40,000 कि मंगवाने लगे, तू कहता है कि अरे छोड़ दो, बात क्वेश्चंस नहीं करवाओगे, जल्दबाजी मत करो, 1,20,000 यूनिट्स मंगवाना चाहिए, तूने बोला, तो तूने ठीक है, लेकिन तू उसका मतलब ये तो हो गया एक बार ही का ना, मेरे को देखना साल में तेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी, तो साल में तूने 2 ऑर्डर दिए तो तेरी 100 पड़ी, मैंने 8 ऑर्डर दिए तो मेरी 400 पड़ी। अब समझ में आ गया सारा? बोलो क्या डाउट है? डाउट बता नहीं, हो गया नहीं हुआ तो चेहरे से नहीं समझ, सो मच समझिए कि एक बार ऑर्डर देंगे तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ये हाँ वैसे तो ये सही जा रहा है, लेकिन इसको अभी हम ऑप्टिमम करते हैं कि आप एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही वैसे तूने समझ लिया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था तेरा दिमाग कितना है, इसलिए मैंने तेरे को बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया कह रहा है, बहुत बढ़िया कह रहा है। जैसे जैसे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती रहेगी, हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती रहेगी, क्योंकि ज्यादा मंगवाओगे एक बारी में तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती रहेगी, एक बारी में ज्यादा मंगवाओगे तो ऑर्डर्स कम पड़ेंगे, लेकिन रखने की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, और जहां पे मैच कर जाएगा वो हमारी मिनिमम इक्विलिब्रियम। एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हां बात सही है तुमका, ठीक है। हां जी अंकित बोलिए, एक मिनट। अच्छा आप जल्दी से इसको कॉपी करिए, टोटल कॉस्ट ऑफ, एक मिनट इसके नीचे लिखो, जो ईओक्यू के नीचे लिखो जल्दी से, और इसकी फोटो डालो। हां जी बोलो अंकित। से पहले 2-3 एक मिनट जो हां से पहले 2-3 डाउट्स है। पहली बात तो जो ईओक्यू है उसका हाँ। मतलब जैसे आपने जो बताया था अभी, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी ईयरली 2,40,000 का वो है, ईओक्यू हम निकाले 20,000 यूनिट्स, अगर हमारा ईओक्यू आता है, हाँ मतलब हम 12 ऑर्डर देंगे ना। हाँ, इसका मतलब हुआ कि हम 20-20 हजार करके एक बार ऑर्डर देंगे और साल में मेरे टोटल 12 ऑर्डर्स जाएंगे, ये मतलब हुआ। ठीक है सर, ये मतलब वो तो हम मतलब ये साल की कॉस्ट निकाल रहे हैं, राइट? यस यस यस। तो इसका मतलब जो आपने जो होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करी हुई है,
हाँ होल्डिंग कॉस्ट है EOQ डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब हम ये सिंगल ऑर्डर की निकाल रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये है सर, कैरिंग कॉस्ट का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि जो मैंने आप एक बारी में मेरे यूनिट मेरी गोडाउन में कितने पैसे होएंगे, सॉरी यूनिट्स होएंगे मेरे पास, एक बारी में जितना भी मैंने ऑर्डर दिया उसका हाफ होएगा और उसको कैरी करने की कॉस्ट मेरी उतनी पड़ेगी। तो ऑन एन एवरेज पूरे साल में मेरी कैरिंग कॉस्ट इतनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो 1,20,000 का आपने यूनिट्स का ऑर्डर दिया, जैसे लेट अस अज्यूम, तो आपको 60,000 इतनी ही कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी। नहीं सर, जैसे अगर हमारा 20,000 का ऑर्डर है, जैसे वो वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, तो मतलब 10,000 लगाएंगे हम। हाँ 10,000, क्योंकि आप एक बारी में उतना ही होल्ड कर रहे हो। सर तो इसका मतलब, अब एक बात बताओ, आपने जो पहले कैरिंग कॉस्ट बताया था उसमें आपने कहा था कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। हाँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पूरा लेते हैं ना। हाँ, तो सर वो जो सी निकाला है ना आपने, जो आपने सी का यूनिट का निकाल रखा है, वो यही साल के हिसाब से निकाल रखा है कि वो 12 महीने का उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, वो उसमें आ चुका 12 वाला पॉइंट। अच्छा, वो आ चुका है उसमें सी। हाँ, वो जो सी, वो आपके यूनिट्स में नहीं आके सी में आ गया। अच्छा, मतलब इसमें ये है कि सर जो इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में परचेज कॉस्ट है वो टोटल यूनिट्स के, बाकी जो ये क्या कहते हैं, परचेज कॉस्ट भी टोटल यूनिट्स की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी टोटल यूनिट्स की है। ठीक है, ऑर्डरिंग भी तो टोटल यूनिट्स की हो गई। नहीं सर, ऑर्डरिंग हाँ ऑर्डरिंग में तो टोटल यूनिट्स की हुई। अगर साल में 4 ऑर्डर दोगे तो 4 बार की कॉस्ट ली। बिल्कुल सर, और होल्डिंग तो पर्टिकुलर ऑर्डर की हुई ना। नहीं, पर्टिकुलर ऑर्डर की क्यों हुई? पर्टिकुलर ऑर्डर की तो एक ही ऑर्डर की तो 50 रुपए है। मैंने कहा तुमने 2,40,000 यूनिट्स मंगवाने के लिए साल में 4 बार ऑर्डर दिए, तो टोटल 4 बार की कॉस्ट 200 रुपए लगी। सर कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हो, जो हाँ, कैरिंग, ये समझ में आ गया। परचेज कॉस्ट भी टोटल की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी टोटल की है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट आपकी होती है जितने की आपने मंगवाई एक बार में, क्योंकि उस पे जो साल की जो बात होती है वो सी में आ जाता है बजाय यूनिट्स के। तो उसका मतलब सर जो परचेज और ऑर्डरिंग है वो साल की है, एंड जो कैरिंग कॉस्ट है वो जितने सर नंबर। आप उसको ऐसे समझ रहे हो। मैं एक बात, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या हो रहा है, आपकी वीडियो ऑफ ऑर्डर, होती है और वो जो है वो पर ऑर्डर का है, इसलिए हमने वीडियो यहाँ पे उसको साल का देख लिया। इसमें क्या हो रहा है, ये पर एनम का है, इसलिए इसको हमने एक बारी का देख लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अंकित? अच्छा सुन, ये देख, ये देख, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या, इसको तो छोड़ दे, ये तो साल की कॉस्ट, साल की 1 यूनिट्स की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर। याद है, यहाँ ये जो ओ है ये एक ऑर्डर का है, इसलिए हमने इसको साल में कन्वर्ट, साल का ले लिया। आगे सर, इसमें ये साल का है तो इसको हमने एक बारी का ले लिया। ये साल, अब समझ में आया? नहीं एक मिनट सर, ये दोनों पहले दोनों समझ आ गए, जो थर्ड वाला है वो साल का कैसे आ रहा है? जो कैरिंग कॉस्ट है वो साल का कैसे आ रहा है? सर यार ये बात बता, हमने ये कह रहे हैं कि एक, हमने ये निकाला कि कितना, जितना यूनिट्स आ रहे हैं एक, मतलब ये मान के चलते कैरिंग कॉस्ट का मतलब ना ऐसे समझो, यही हमारे पास रहेगा हमेशा। 60,000 यूनिट्स हमारे पास रहेंगे, इतने ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। 60,000 जैसे क्या हुआ, मैंने ऑर्डर दिया 60,000 तो 30,000 आ गए एट अ टाइम। पूरे साल में मैं 30,000 से ज्यादा कैरी नहीं करूंगा। 30,000 आ गए, फिर 30,000 लग गए, फिर 30,000 आ गए, मतलब इस तरीके से कैरी होएगा। 30 से ज्यादा कभी मैं कैरी नहीं करूंगा पूरे साल तक, ये मतलब हुआ इसका। तो 30,000 का पूरे साल की 12 महीने की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। 30,000 यूनिट से ज्यादा मैं कभी कैरी नहीं करूंगा साल में। सर तो एक बात बताओ, जैसे अभी जो आपने एग्जांपल दिया था पिछले वाला, उसमें हमें बताया था टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी रिक्वायरमेंट 2,40,000 है, और हमारी EOQ कैलकुलेट हो रहा है 20,000, राइट? ठीक है, तो उसके हिसाब से कैरिंग कॉस्ट 10,000 यूनिट्स की निकलेगी। हाँ ठीक है, तो मतलब ये एजम्पशन ले रहे हैं कि 10,000 यूनिट्स से ज्यादा हम कैरी नहीं करेंगे पूरे साल में। एग्जैक्टली, हम 10,000 यूनिट्स पूरे साल कैरी करेंगे एक तरीके से। तो इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि 2,40,000 की कॉस्ट की जगह हम 10,000 की कॉस्ट लगा हाँ, रहे हैं? ऐसे समझ, मतलब आप उसको बोल वर्ड्स में गलत बोल रहे हो। समझ यही है कि 10,000 यूनिट्स हमारे पास हमेशा रहेंगे। एक यूनिट को कैरी करने का इतनी कॉस्ट है, तो 10,000 को कैरी करने की कितनी कॉस्ट है। मतलब यही समझ सकते हैं ना कि 2,40,000 की जगह हम 10,000 की कर रहे हैं। हाँ नहीं यार, मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कैरिंग कॉस्ट का थोड़ा समझो तुम। कैरिंग कॉस्ट में हम एक बात का, एक 2,40,000 थोड़ा ना कैरी करेंगे, वो तो लग भी तो रही है। हम ये बोल रहे हैं कि 10,000 यूनिट्स हम कैरी करेंगे अपने साथ हमेशा। तो वो एक यूनिट को कैरी करने की कितनी कॉस्ट है, तो 10,000 यूनिट्स को कैरी करने की कितनी कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कितना मेरे पास पड़ा रहेगा हमेशा, जिसको मेरे को संभाल के रखना है। 10,000 यूनिट्स रहेगी पूरे साल में, और आते रहेंगे, लगते रहेंगे, आते रहेंगे, लगते रहेंगे। 10,000 यूनिट्स रहेगी एक बार, मतलब मेरी गोडाउन में हमेशा। मतलब ये बैलेंस यूनिट्स हो गए ना, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, बफर कह सकते हैं, बफर। राइट, ठीक है सर, ठीक है। चल लिख लिया क्या आपने? चल लिख लिया आप लोगों ने ये सब? चलिए लिख लिया आपने अंकित? यस सर, लिखो जल्दी से। मतलब वो 50% हमेशा रहेगा। रहेगा, फिर जितने का भी ऑर्डर दिया उसका 50% मतलब कह रहे हो कि
80% पूरे साल साल के एंड में खर्चा किया खत्म। मतलब अगर हमने टोटल सब जैसे एक बार में 80,000 का ऑर्डर दिया तो हमारे पास 40,000 है और आज लग गया हमारे पास स्टॉक रहेगा एग्जैक्टली रहेगा, जैसे लगता और आता रहेगा बट हमारे पास 40,000 का स्टॉक हम 40 रहेगा एट द एंड, मतलब लास्ट मंथ खत्म होगा अगले साल। मतलब ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डर कैरिंग सॉरी कैरिंग कॉस्ट है, ये अगर ईओक्यू 80,000 है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 40,000 रुपए आपके गोडाउन में रहेगा, ब्लॉक हो गए उसी के बाद जो रेंट वगैरह कुछ भी लग रहा है उसकी ब्याज ये सब यही तो है इतनी सी चीज। वैसे 80 चुना चाहिए था 40 यार नहीं, मान 40 वो तो अभी बताइए ना सब वो वाली ये देखना 80,000 आया तो एक तरह से जो डीलर होगा उसको 40 पहले दे देंगे। हां ये 40 यूज हो गए, आप लगा रहे हो 40,000 का, फिर नेक्स्ट जैसे ही खत्म हुआ फिर आपका और ऑर्डर आ गया, फिर 40 आपके पास आ गए, 40 आपके पास रहेंगे हमेशा इस तरह से। ये एवरेज हमने मान लिया कि 40,000 हम रख रहे हो और लास्ट जब आपका लास्ट ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद 30 और आ जाएंगे। हां ये बात अब ये देखो ना दिमाग आप संभालिए 40 है बस। चलिए ओके बच्चों, ऐसा मेरे को ना एक दो बातें, एक मिनट आज एक मिनट रुक जाओ, नहीं बिल्कुल हो गया, एक मिनट रुक तो जाओ। आज की क्लास तो यहीं रोक रहे हैं बट मुझे एक दो बहुत ज्यादा जरूरी अनाउंसमेंट्स करने में, इसकी रिकॉर्डिंग रोक दूं नहीं अनाउंसमेंट